टीनू, चिड़िया और कालिया सांप। तो दादी माँ आज कौन सी कहानी सुनाओगी? पहले जैसी कोई अच्छी कहानी सुनाना दादी माँ। बेटा, आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का सारांश है जैसी करनी वैसी भरनी। मैं तुम्हें आज तीनों चिड़िया और कालिया नाग की कहानी सुनाने जा रही हूँ। टीनू चिड़िया की शादी अभी जल्दी ही कावेरी नामक चिड़िया से हुई थी। कावेरी टीनू से कहती है, मुझे आपको एक बात बतानी है। टीनू कहता है, बताओ क्या बात है। बोली, मैं जल्दी ही माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी वाली किट से जो जांच की थी उसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। टीनू मन ही मन बहुत खुश था और कावेरी के पास आकर बैठता है। कावेरी, ये क्या कह रही हूँ? क्या ये सच है? ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं जल्द ही पापा बन जाऊँगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे। मैं उनका खूब ध्यान रखूँगा और उन्हें खूब प्यार करूँगा और किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने दूँ। मैं ये खबर अपने दोस्त लाजू तोते को सुना के आता हूँ, देखना वो बहुत खुश होगा। मैं अभी आया। अरे वाह, जल्दी से चलता हूँ अपने दोस्त राजू तोते के पास, उसे बताता हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ। ये फिर टीनू राजू तोते के घर आ पहुंचा। राजू राजू, अरे कहाँ है रे तू? सोता ही रहेगा कि बाहर भी निकलेगा? कहाँ रह गया भाई? जल्दी आ, एक खबर बतानी है तुझे, बहुत जल्दी आ। बताओ टीनू, क्या बात है? मैं पिता बनने वाला हूँ जल्दी। आज ही मेरी कावेरी ने मुझे खबर दी है कि वो माँ बनने वाली है और मैं बहुत खुश हूँ। तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी बताई जाए ये बात। राजू कहता है, बहुत बहुत बधाई हो, सच में ही ये बहुत अच्छी खबर है। टीनू काफी लेट हो गया था, इसलिए वह राजू से कहता है, अब मैं जा रहा हूँ, काफी देर हो चुकी है, कावेरी अभी अकेले होगी, इस समय उसे मेरी साथ की जरूरत है। ऐसा कहकर टीनू राजू के यहाँ से चल देता है। टीनू रास्ते में उड़ता हुआ आ रहा था, तभी मौसम खराब हो गया और बर्फबारी होने लगी। अरे ये क्या, इस बर्फ को भी अभी गिरना था। अब तो मुझे और मेहनत करके उड़ना पड़ेगा। मुझे जल्दी पहुंचना है। कावेरी की तबीयत ठीक नहीं है अभी और मैं इतना लेट हो गया पहले से ही। ऐसा करके वो देखते उड़ने लगता है। कावेरी यहाँ अकेले चिंता में बैठी थी कि पता नहीं कहाँ रह गए। तभी उसे टीनू आता दिखाई देता है। टीनू, कहाँ रह गए थे तुम? कहीं नहीं कावेरी, मैं राजू तोता के पास गया था। अच्छा, कोई बात नहीं टीनू, लेकिन अब आगे से याद रखना, इतनी देर के लिए कहीं नहीं जाना, क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली हूँ तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी अभी। अब तुम्हें ही काम देखना पड़ेगा, इसलिए। और सुनो, हाँ, मेरे लिए घोंसले का इंतजाम कर दो जल्द ही, क्योंकि जल्द से जल्द ही डेट आने वाली है, इसलिए घोंसला पहले से ही तैयार होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। अगले ही दिन टीनू उठता है और सबसे पहले घोंसले के लिए चल देता है। मौसम ठीक है, चलो जंगल में चल के देखते हैं, कहीं कोई बना हुआ घोंसला मिल जाए। अरे कावेरी, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारे लिए ये घोंसला ले आया हूँ, तुम चिंता ना करो। मैं तुम्हारी
देखभाल सही से करूँगा, परेशान ना हो, ठीक है। मैं घोंसले को लेकर इतनी परेशान नहीं थी टीनू। मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मैं पहली बार माँ बन रही हूँ और कोई बताने वाला भी नहीं है। अगर आपकी माँ यहाँ होती तो कितना अच्छा रहता। तभी कावेरी चिड़िया के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। ओए माँ बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी कावेरी एक एक करके 2 अंडे देती है और टीनू से कहती है, लगता हम लोगों को जुड़वा बच्चे होंगे, देखना आप। तुम सही कहती हो कावेरी, हो ना हो हम लोगों को जुड़वा ही बच्चे होंगे। आज हम दोनों के लिए कितनी खुशी की बात है कि तुम माँ और मैं पिता बन गया। तभी दोनों लोग बैठे रहते हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चे इस दुनिया में आ जाएं। तभी उनमें से एक अंडा फूट जाता है और एक बच्चा बाहर निकलता है। दोनों लोग बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं और उसका नाम गोलू रखते हैं। गोलू बहुत शरारती था। एक दिन टीनू बोला, काफी दिन हो गए हैं काम पे नहीं गए, घर कैसे चलेगा। अब हमारे बच्चे भी हो गए हैं और हम लोगों को अब बच्चे सही से पालने होंगे, इसलिए काम भी जरूरी है। ऐसा कहकर टीनू कहता है कि मैं आज काम पे जा रहा हूँ और ऐसा कहकर वो काम के लिए चल देता है। गोलू और अपना दोनों का ख्याल रखना और वह कावेरी को प्यार करके फिर काम के लिए चल देता है। टीनू काम पे चला जाता है और कावेरी अंडों पे बैठी होती है और गोलू से कहती है, गोलू बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को देख लाऊं, तुम अपना और इसका ध्यान रखना। और ऐसा कहकर कावेरी भी चल देती है। कावेरी भोजन की तलाश में चल देती है। तब पेड़ पे बैठा कालिया नाग देख रहा होता है और वो उनके जाने के बाद झट से उनके घर में आ जाता है और गोलू और अंडे को देखकर खाने का प्रयास करता है। गोलू बहुत समझदार होता है, वह तुरंत कालिया नाग से दूर हट जाता है और उड़ने का खूब प्रयास करता है, लेकिन बार बार वो बेड पे चढ़ नहीं पाता। फिर भी वो हार नहीं मानता है और प्रयास करता रहता है। बहुत प्रयास करने के बाद वो बेड पे जाकर बैठ जाता है। बेड पर बैठने पर कालिया नाग बेड पर न चढ़ने के कारण अंडों को खा लेता है और देखता है कि टीनू के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो उनके घर से निकल जाता है। चुपचाप उनके घर से निकलने के बाद कालिया नाग भाग जाता है। इधर टीनू वापस अपने घर आ जाता है और गोलू को घबराए देखकर गोलू के पास बैठता और पूछता है कि अंडे कहाँ गए। तभी कावेरी भी घर वापस आ जाती है और अंडों को देखकर बहुत चिंतित होने लगती है कि अंडे कहाँ गए और कावेरी तेज रोने लगती है। और कावेरी परेशान देखकर टीनू उसके पास आता है और उसे समझाता है कि परेशान ना हो, जो होना था वो हो गया है, लेकिन मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं, तुम चिंता ना करो। कावेरी और टीनू दोनों लोग कालिया नाग की तलाश में चल देते हैं अपना बदला लेने के लिए। कालिया नाग एक पेड़ पर बैठा होता है और टीनू और कावेरी दोनों लोग उसे देख लेते हैं। कावेरी यही है वो दुष्ट नाग जिसने हमारे अंडे को खाया, चलो इसे मार जाते हैं। और कावेरी नाग पे हमला करने लगती है, उसके चोंच और पंजे खूब मारने लगती है। इधर
नाग भी बौखला जाता है। लेकिन टीनू और कावेरी हार नहीं मानते। टीनू भी उस नाग पे हमला करने लगता है। दोनों के हमले से नाग जमीन पर आ गिरता है और टीनू बार बार नाग पर हमला करता है। इधर कावेरी भी नाग पर बार बार हमला करती है। नाग बहुत घायल हो चुका था, उसका बहुत खून निकल रहा था। कालिया बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था, उसके बचने की संभावना नहीं थी, इसलिए कालिया वहां से भाग जाता है। तथा कावेरी और टीनू फिर अपने घर वापस आ जाते हैं और प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं, सब कुछ भुलाकर। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। लोभी सेठ और जादुई कटोरा। दादी माँ आज कौन सी कहानी हम दोनों लोगों को सुनाओगी? हम लोगों को आज बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी सुनाना। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम दोनों लोगों को एक लालची व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगी, जिसने लालच से अपनी ही पुत्री को सोने की प्रतिमा बना दिया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। आइए मैं तुमको वो कहानी सुनाती हूँ। रूपा नाम का एक गांव था, जिसमें रामू नाम का एक सेठ रहता था। रामू बहुत ही धनवान था, पर लोभी और स्वार्थी भी था। रामू का गुरु एक तांत्रिक था। वह हमेशा हर कार्य उससे ही पूछकर किया करता था। एक दिन रामू का गुरु रामू के घर आया। प्रणाम गुरुजी। बेटा रामू, यदि तुम गांव के बाहर जो प्राचीन नाग देवी मंदिर है, वहां जाकर यदि तुम नाग देवी की पूजा करोगे और उनको प्रसन्न कर लोगे, तो वह तुम्हें मनचाहा वरदान देंगी, जिससे तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तुम पहले इसकी अपेक्षा और ताकतवर और धनवान बन जाओगे। तुम्हें जरूर वहां जाना चाहिए। फिर ऐसा कहकर रामू का गुरु तांत्रिक वहां से चल दिया अपने आश्रम की ओर। और रामू को अब मन ही मन ये सोचने लगा था कि क्यों ना मुझे वहां जाकर अपनी तपस्या पूर्ण करनी चाहिए। गुरुजी की आदेश के अनुसार मैं वहां जाऊंगा। अपने गुरु की बात सुनकर रामू मन ही मन बहुत प्रसन्न भी था कि कुछ ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे मैं और ताकतवर और शक्तिशाली हूँ। इसलिए वह उस प्राचीन मंदिर की ओर चल दिया। प्राचीन मंदिर गांव के ही बाहर था। रामू ने वहां पहुंचकर अपनी पूजा शुरू कर दी। वह पूर्ण निष्ठा से लगा रहा और निरंतर पूजा करता रहा। कई दिन बीतते गए, मगर अभी तक कोई खबर नहीं थी नाग देवी की। लेकिन अचानक ही नाग देवी मैया प्रसन्न हुई और प्रकट हुई और बोली, प्यारे रामू, उठो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें मनचाहा वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? ऐसा वरदान मांगना जो लोक हित में हो और जिससे तुम्हारा मान और सम्मान और यश बढ़े। ऐसा वरदान मांगो पुत्र। रामू मन ही मन बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने देवी की आराधना कर कर देवी को प्रसन्न कर दिया था। मगर वो बहुत लोभी और स्वार्थी था, इसलिए वो कुछ ऐसा वरदान मांगना चाहता था जिससे उसका ही भला हो। इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा कि हे देवी माँ, आप अगर मुझे कुछ वरदान देना चाहती हैं
तो मुझे कृपया करके ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छूऊं वो सोने की हो जाए। देवी माँ ने रामू को एक बार समझाया भी, कहा कि मैंने तुमसे बोला था कि कुछ ऐसा वरदान मांगो जिससे लोगों का और तुम्हारा दोनों का हित हो सके, जिससे तुम्हारा यश मान सम्मान बढ़े। लेकिन तुमने स्वार्थ और लालच में अपने लिए ही वरदान मांगा है। मुझे क्या, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम जिस वस्तु को छोड़ो वो सोने की हो जाएगी। ऐसा कहकर देवी माँ चली गईं। रामू वरदान पाकर बहुत खुश था और उसने अपने घर आकर प्रत्येक वस्तु को सोने में परिवर्तित कर दिया था। उसने अपनी कायाकल्प बदल ली और अब वह राजा की तरह रहने लगा और उसने अपने घर को सोने का महल बना लिया। अब वह पहले की अपेक्षा ताकतवर और शक्तिशाली हो गया था, लेकिन वह जिस चीज़ को छू लेता था वो सोना हो जाती थी। उस कारण वह चिंतित भी था, क्योंकि वो जो चीज़ को खाता वो भी सोने की बन जाती थी। वह बहुत उदास रहने लगा था और मन ही मन सोचता था कि मैंने सब कुछ तो पा लिया है, लेकिन फिर भी भोजन मुझे प्राप्त नहीं हो पाता है। एक दिन अचानक ही उसकी बेटी उसके पास आ गई। बेटी को देख के वह बहुत प्रसन्न था, उसके पैर छूने लगा। जैसे ही उसने बेटी के पैर छुए, बेटी भी सोने में परिवर्तित हो गई और वह रोने लगा। उसकी इकलौती बेटी सोने की प्रतिमा बन चुकी थी। इससे वह बहुत अधिक रोने लगा और परेशान रहने लगा। तभी उसकी परेशानी देखकर नाग देवी प्रकट हुई और देवी ने रामू से कहा कि मैंने तुमसे बोला था कि कोई ऐसा वरदान मांगो जो लोगों के और तुम्हारे दोनों के हित में हो। तुम्हारे ही लालच के कारण तुम्हारी पुत्री आज सोने में परिवर्तित हो गई है। अब इस सोने का क्या करोगे तुम, जब पुत्री ही नहीं रहेगी। यह सुनकर रामू बहुत चिंतित हुआ। कहने लगा, हे देवी मैया, मेरे लालच और मेरे पाप की सज़ा मेरी पुत्री को क्यों मिले? कृपया करके कुछ करिए और मुझसे ये अपना वरदान वापस ले लीजिए। मुझे अब इस प्रकार का वरदान कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे अपना वरदान वापस लेती हूँ और तुम्हें मैं एक जादुई कटोरा देती हूँ, जिसके जल के छिड़कने से सब कुछ फिर से पुनः अपने रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये लो, ये जादुई कटोरा, इसके जल को तुम सभी वस्तुओं पर छिड़क दो, वो पुनः अपने रूप में आ जाएंगी। और अपनी पुत्री पे भी इसको छिड़क दो, जिससे वो अपने पूर्ण रूप में आ जाए। ऐसा कहकर देवी फिर से अंतर्ध्यान हो गईं। जादुई कटोरा पाकर वह रामू फिर से खुश हो उठा कि अब पुनः मेरी पुत्री मुझे प्राप्त हो जाएगी। उसने जादुई कटोरे के जल को अपनी पुत्री के ऊपर छिड़का और पुत्री पुनः अपने असली रूप में आ गई। पुत्री को असली रूप में देखकर रामू बहुत प्रसन्न था और अपने ऊपर पछतावा भी कर रहा था। तो बच्चों, आज आप लोगों ने क्या सीखा कि लालच बहुत चुड़ैल का बदला। दादी माँ, आज हम दोनों लोगों को कौन सी कहानी सुनाओगी? कोई बढ़िया चुड़ैल वाली कहानी सुनाओ दादी माँ। आज बहुत दिनों से मैंने चुड़ैल वाली कहानी नहीं सुनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तुम लोग चिंता ना करो। आज मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें शोभा नाम की एक अच्छी लड़की होती है जो मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। आज उस चुड़ैल की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भावलखेड़ा नामक ग्राम में शोभा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत होशियार और सुलझी हुई थी। उसके घर पर उसकी माँ और वह दोनों लोग ही रहते थे। शोभा का एक मित्र था जिसका नाम रामू था। रामू शोभा से कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है
इसलिए मैं कुछ दिन तक स्कूल नहीं जा सकूँगा। तुम अकेली चली जाना। तभी शोभा ठीक है कह के अपने घर वापस चली आती है। घर पर उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। अरे शोभा, बेटी कहाँ गई थी तुम? इतनी देर हो गई। चलो अब जल्दी से खाना भी तो बनाना है। जाओ बेटा, खाना बना लो जाकर। माँ वो रामू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए मैं उसके पास गई थी। अब वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा पाएगा तो मुझे अकेले ही स्कूल जाना होगा, और जंगल के रास्ते जाना पड़ता है तो मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए मैं उससे पूछने गई थी क्या अच्छा माँ, मैं चलती हूँ खाना बनाने। और ऐसा कह के वो खाना बनाने चल देती है। घर का सारा दामोदार उसी पे था। वो एक बहुत ही अच्छी और होशियार लड़की थी, पूरे घर को लेके चलती थी। देखते हैं चावल पके नहीं पके, काफ़ी देर हो गई है। इधर शोभा के मन ही मन में ये बात चल रही थी कि अब वो जंगल के रास्ते कैसे स्कूल जाएगी, क्योंकि उसे वहाँ डर भी लगता था और दो लड़के उसे परेशान करते थे। फिर सुबह होते ही शोभा स्कूल के लिए अकेले चल देती है। वह मन में बहुत डरी हुई और सहमी हुई थी, क्योंकि आज उसे अकेले ही स्कूल जाना पड़ रहा था, और चूँकि उसका स्कूल जंगल पार करके दूसरे गांव में था, इसलिए वह बहुत चिंतित और परेशान थी। अब वह चुपचाप अपने गांव से होते हुए स्कूल के लिए चल देती है। एक भयानक जंगल उसके रास्ते में पड़ता था। वो डरी और सहमी फिर भी अपने रास्ते पे चली आ रही थी। उसे डर लग रहा था, क्योंकि वह पहली बार अकेले स्कूल जा रही थी। उसका मित्र रामू उसके साथ नहीं था। रामू जो कि उसके बचपन का मित्र था, वो हमेशा उसके साथ स्कूल जाया करता था। टिंकू और राघव दोनों छटे हुए गुंडे थे और दोनों कॉलेज के बाहर बैठे बात कर रहे थे। तभी वो शोभा को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। एक राघव, तेरी भाभी आ रही है। अगले दिन शोभा फिर से अकेले स्कूल के लिए जा रही थी। तभी वो देखती है कि टिंकू और राघव उसके गांव के बाहर खड़े हुए हैं। वो बहुत घबरा जाती है। तभी घबरा कर वो तेज तेज चलने लगती है स्कूल की ओर, लेकिन टिंकू और राघव भी उसके पीछे तेज तेज चलने लगते हैं। वो बहुत घबराई हुई थी। तभी राघव आके उसकी ओर झपटता है, लेकिन वो और तेज भागती है। राघव फिर से उसे झपटने के लिए आगे बढ़ता है। फिर राघव चाकू निकाल लेता है और शोभा रुक जाती है और डर के मारे बहुत रोने लगती है। कहती मुझे जाने दो, मेरी क्या गलती है, मुझे जाने दो। टिंकू कहता है यार राघव, अगर अब इसे जाने दिया तो ये पूरी बात गांव वालों को बता देगी, इसलिए इसे जाने नहीं देना है। प्लीज़ भगवान के लिए मुझे जाने दो। मैंने आप लोगों को क्या बिगाड़ा है? मैं तो आप लोगों से कुछ बोली भी नहीं। चाहे तो मेरा पर्स ले लो, प्लीज़ मुझे जाने दो। घर पे मेरी बूढ़ी माँ है और हम दोनों ही लोग हैं। प्लीज़ जाने दो ना मुझे। इधर राघव उसके सीने में बार बार चाकू घोंप देता है। सीने में चाकू घोंप कर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। शोभा अब बेचारी मर चुकी थी और उसकी लाश जंगल में ही पड़ी थी। तभी उसकी आत्मा एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे ये क्या हाल कर दिया उन दरिंदों ने मेरा। देखो अब मेरी बूढ़ी माँ भी कितना चिंता कर रही होगी। मैं उन दोनों लोगों को छोड़ूंगी नहीं।
अपनी ऐसी अवस्था देखकर वो जोरों से रोने लगती है। अब वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है और पेड़ पर बैठ जाती है। राह चलते लोगों को बहुत परेशान करती है और उन दोनों लोगों के आने का इंतज़ार करती है, जिससे कि वह उन दोनों लोगों से अपना बदला ले सके और अपनी आत्मा को मुक्त कर सके। इसीलिए वो हर समय उन लोगों का इंतज़ार करती रहती है। तभी वहाँ से एक किसान निकलता है। अरे कहाँ जा रहा है रे तू? मैं तेरा खोपड़ा खा जाऊंगी, तेरा खून पी जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर से निकलने की? हे भगवान, ये कैसी बला है? अरे राम 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 राम, मेरी रक्षा करो। हे भगवान, अरे राम मेरी रक्षा करो। ऐसा कहकर वो किसान भाग जाता है। अभी रामू जंगल से निकल रहा होता है और चुड़ैल की आवाज़ सुन के वो बहुत डर जाता है और भगवान का नाम लेके वो आगे चल देता है। हे राम रक्षा करना, हे राम रक्षा करना, हे राम रक्षा करना। कहाँ गया? हे राम रक्षा करना, हे राम रक्षा करना। रामू रामू, मेरी मदद करो। मैं कोई चुड़ैल नहीं, मैं तुम्हारी शोभा हूँ। शोभा, उन दरिंदों ने मेरा देखो क्या हाल कर दिया। टिंकू और राघव ने मुझे इसी जंगल में मार दिया था और मेरी आत्मा अब चुड़ैल बन गई है। जब तक मेरी आत्मा उन दुष्टों से बदला नहीं ले लेगी, वो यहीं भटकती रहेगी और ना चाहते हुए भी मुझे लोगों को परेशान करना पड़ेगा। कृपया करके तुम मेरी मदद करो रामू। मैं बताऊंगी कि तुम्हें उन्हें कैसे लेके आना है। रामू ठीक है कहकर चल देता है। रामू अब अपने घर को चल देता है और शोभा का बदला लेने की सोचने लगता है। तू और राघव दोनों कॉलेज के बाहर बैठे होते हैं। तभी रामू उनके पास आ जाता है उनसे मित्रता करने। अरे टिंकू भाई और राघव भाई, क्या हाल हैं? मैं रामू हूँ। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आप लोगों के बारे में मैंने बहुत सुना है। मैं आप लोगों का जूनियर हूँ। आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत ख्याल रखूँगा। अब इन तीनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। तीनों रामू और राघव को अपने चाय पे बुलाता है और तीनों लोग चाय पी रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी रामू कहता है, यार टिंकू, मैंने ना जंगल में एक खूबसूरत लड़की देखी। वो डेली प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटने के बहाने आती है। वो बहुत सुंदर और अच्छी है। लड़की के नाम से उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। वो कहता ठीक है राजू यार, हम दोनों को उससे मिलवाना। वैसे भी बहुत दिनों से हमने किसी लड़की से मुलाकात नहीं की है। एक दिन राघव अकेला बैठा होता है और रामू ये सब देख लेता है। तो रामू राघव के पास आता है और राघव के पास आकर बैठ जाता है और राघव से कहता है, राघव और रामू कैसे हो? और बताओ, तुम कुछ बता रहे थे कल जंगल में किसी लड़की के बारे में। कैसी दिखती है वो? यार जब से नींद ही नहीं आई उसके बारे में सुना। कैसी होगी? एक बार उससे मिलवाओ ना मुझे। एक बार टिंकू को तो आ जाने देते। अरे क्यों चिंता करते हो? टिंकू को भी मिलवा देंगे। पहले तुम तो मिल लो चल के। कहीं वो चली गई तो फिर मुलाकात भी नहीं होगी। चलो चलो चलते हैं। फिर दोनों लोग जंगल की ओर चल दिए। थोड़ा जल्दी चलो राघव, कहीं वो चली ना जाए। यार मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ तो रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ।
क्योंकि वो ज़्यादा देर रुकती नहीं है। उधर रामू राघव को लेकर उसी स्थान पर ले आता है जहाँ पर उन दोनों ने शोभा को मारा था। और दुष्ट राघव, पहचाना तूने मुझे? मैं हूँ शोभा। तुम दोनों ने मिलके मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे जान से मार दिया। देखो मेरी क्या हालत हो गई है। आज मैं इस जंगल में दर दर भटकती हूँ और लोगों को परेशान करती हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। राघव उसका ये रूप देखकर रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ गलती हो गई, मुझे जाने दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और वो तेज तेज रोने लगता है, लेकिन वहाँ उसके सुनने वाला कोई नहीं था। तभी चुड़ैल नीचे राघव के पास आती है और उसी चाकू से राघव के सीने पे वार करने लगती है। राघव नीचे गिर के मर जाता है और चुड़ैल रामू को धन्यवाद कर देती है। रामू फिर वापस चला जाता है उसी रास्ते जिस रास्ते वह राघव को लेकर आया था। इधर शोभा की कोई खबर नहीं थी। उसकी माँ बहुत परेशान हो रही थी और बहुत चिंता कर रही थी। कई दिन बीत गए लेकिन शोभा वापस नहीं आई। तभी उसकी माँ बहुत चिंतित होती हैं। उसका इंतजार देखते देखते चक्कर खा के गिर जाती हैं। फिर उठकर थाने फ़ोन करती हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं कि मेरी बेटी कई दिनों से घर वापस नहीं आई है। वह स्कूल गई थी और स्कूल से अभी तक नहीं लौटी। तभी दरोगा जी शोभा के घर आते हैं और उसकी माता से पूछताछ करने लगते हैं। मैडम जी, आपकी बेटी शोभा किस दिन गई थी और कितने बजे गई थी, ये मुझे बताइए, और किस कलर के कपड़े उसने पहने हुए थे, तभी उसकी मैं जांच पड़ताल। आज चौथा दिन हो गया है दरोगा जी, और उसकी कोई खबर भी नहीं है। वो स्कर्ट और टॉप पहनी थी और उसके हाथ में उसका बैग था। यह कहकर वो तेज तेज रोने लगती है और परेशान होने लगती है। उसकी स्थिति देखकर दरोगा जी कहते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ लाएंगे। ऐसा कहकर वह अपने थाने वापस चल देते हैं। इधर टिंकू बहुत परेशान था और वह बार बार राघव का फ़ोन ट्राई कर रहा था और अपने सभी मित्रों का भी फ़ोन लगा रहा था, पूछ रहा था कि राघव आया कि नहीं। कहीं भी राघव का कोई पता नहीं चल रहा था। तभी रामू टिंकू के पास आता है। अरे यार, तुम राघव को लेके इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? गया होगा कहीं मौज मस्ती करने। वो तुम्हारे बारे में उतना सोचता ही नहीं है। मुझे पहले ही लग रहा था, अगर वो तुम्हारे बारे में इतना सोचता तो आज अकेला थोड़ी ना जाता। जरूर वो जंगल में गया होगा उस कन्या से मिलने। चलो हम दोनों चलकर देखते हैं। हो ना हो वो वही जंगल में होगा, उस लड़की से मिलने गया होगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मुझे उस पर पहले ही शक लग रहा था कि वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा। वो मुझसे अकेले में पूछ रहा था वो कैसी दिखती है। चलो हम दोनों चलते हैं, मैं तुम्हें वहाँ लेके चलता हूँ। फिर रामू टिंकू को लेकर जंगल में चला आता है। टिंकू उस स्थान को देखकर बड़ा घबरा रहा होता है, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा होता है, क्योंकि ये वही स्थान था जहाँ उसने शोभा को मारा था अपने साथी के साथ मिलकर। इसलिए वह उस स्थान को पहचान लेता है और बहुत धीरे धीरे रामू के साथ चल रहा होता है। उधर रामू कहता है, जल्दी आओ, मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ। तभी रामू टिंकू से कहता है, पहचाना इस स्थान को? तुमने मेरे मित्र शोभा को राघव के साथ मिलकर ही मार दिया था। ये वही स्थान है
जहाँ तुम लोगों ने मेरी शोभा के साथ बदतमीजी भी की थी। तभी शोभा अपने असली रूप में प्रकट होती है और कहती है, टिंकू पहचाना तुमने मुझे? देखो आज तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है। मैं हूँ शोभा। तुमने और तुम्हारे मित्र राघव ने मिलकर मुझे बेरहमी से मार दिया था, इसीलिए मैं तुमसे बदला लेने के लिए भटक रही हूँ और तुम्हारा खात्मा करके ही मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। तभी वह वही चाकू निकालती है जिससे राघव ने शोभा को मारा होता है और वह टिंकू के पास आती है और टिंकू को उसी प्रकार प्रहार करने लगती है जिस प्रकार उन्होंने उसे मारा था। टिंकू को मारकर शोभा रामू का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू, अगर तुम नहीं होते तो मेरा बदला पूरा नहीं होता और ना ही मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होती, इसलिए तुम हमेशा खुश रहोगे, ये मेरा वरदान है। देखा बच्चों, जैसी करनी वैसी भरनी। कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी आप सभी लोगों को भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल कार्टून आकाश वर्ल्ड को। शेर और खरगोश की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा और क्रूर शेर रहता था। वह दूसरे जानवरों को बहुत धमकाता था क्योंकि वह बहुत ताकतवर था, इसलिए सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। तभी जंगल में सभी जानवर संकटित हुए कि शेर का कुछ करना पड़ेगा। तभी एक होशियार खरगोश बोला, हमें इस शेर से छुटकारा पाना होगा। सभा में सभी जानवरों ने शेर से मुकाबला करने से मना कर दिया तथा खरगोश को ही लोग आगे बढ़ाने लगे। तभी खरगोश ने कहा, ठीक है, मैं ही अब शेर से मुकाबला करूंगा। यह कहकर खरगोश अपनी गुफा की ओर चल देता। वह सोचते हुए जा रहा था कि शेर से छुटकारा कैसे पाया जाए। तभी रास्ते में उसे एक कुआं मिला और वह वहां पानी पीने लगा। तभी उसे उसमें अपनी परछाई दिखाई दी और फिर उसे एक उपाय सूझा। कल उसे शेर से मुकाबला करना था। अगले ही दिन सभी जानवर शेर की गुफा के सामने संगठित होने लगे और खरगोश का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर हो जाने के बाद भी खरगोश वापस नहीं। तभी अचानक खरगोश आता है और शेर से कहता है कि मैं उससे बड़े शेर से मिलकर आ रहा हूँ और मैंने उससे कहा कि पहले मैं छोटे शेर से लड़ आऊँ फिर तुमसे लड़ूंगा। यह बात शेर को हजम नहीं हुआ। वो बोला, इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई शेर नहीं, चलो दिखाओ चल के। तभी खरगोश और शेर दोनों कुएं की ओर। खरगोश उसे कुएं की ओर ले चलता है और वहां दिखाता है कि वहां पर है। अहंकारी शेर अपनी ही परछाई को देखकर दूसरा शेर समझकर उस पर झपटा मारने के लिए कुएं में कूद जाता है। कहानी समुद्री मेढक की। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों के लिए लाया हूँ एक समुद्री मेढक की कहानी। एक विशाल समुद्र में एक मेढक रहा करता था। एक दिन वह समुद्र से बाहर निकला और फुदक फुदक कर इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते बहुत दूर निकल आया। फिर वह जंगल में पहुंचा। जंगल में पहुंचते ही उसे कुआं नजर आया और कुएं की मुड़े पर चढ़ गया और कुएं में जा पहुंचा। के पानी में पहुंचकर उसे कई मेढक मिले, जिसमें एक उनका सरदार ने उससे पूछा, तुम कहाँ से आए हो? समुद्री मेढक ने उत्तर दिया, महाराज मैं समुद्र से आया हूँ। कोई समुद्र नहीं देखा था और ना ही समुद्र के बारे में कुछ सुना था। मेढक के सरदार को कुछ समझ नहीं आया। उसने समुद्र क्या होता है? समुद्री मेढक ने बताया, वह स्थान जहाँ पानी ही पानी है, मैं वहीं रहता हूँ, घूमता हूँ, यहाँ आ गया। मेढकों के सरदार ने उत्सुकता से पूछा, कितना बड़ा होता है? समुद्री मेढक ने उत्तर दिया, बहुत बड़ा, जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। कई भाग तक उछलकर बोला, इतना बड़ा? नहीं, इससे भी बड़ा, समुद्री मेढक ने जवाब दिया। मेढक का सरदार और उछला, उसने आधा कुआं तय कर लिया। फिर बोला, इतना बड़ा? समुद्री मेढक बोला, नहीं, इससे भी बड़ा। फिर मेढक के सरदार ने उछलकर पूरे कुएं की ऊंचाई नाप दी और पूछा, इतना बड़ा? समुद्री मेढक ने हंसते हुए जवाब दिया, इससे कहीं बड़ा, जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, इतना बड़ा। ना मेढक का सरदार और ना उसके समूह के मेढक कभी कुएं से बाहर निकले। कुआं ही उनकी दुनिया थी। उन्हें समुद्री मेढक की बात पर यकीन नहीं हुआ। मेढक का सरदार
कुछ देर तक चुप रहा तो समूह में एक मेढक बोला, सरदार ये झूठ बोला, हमारे कुएं से विशाल जगह कोई नहीं हो सकती है। ऐसे झूठे मक्कार मेढक को हम अपने साथ नहीं रह सकते, यहाँ से भगाइए। उसकी देखा देखी अन्य मेढक भी चिल्लाने लगे, इस मेढक को यहाँ से निकालिए, ये झूठा है। सबने मिलकर समुद्री मेढक को कुएं से बाहर निकाल दिया। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में अक्सर ऐसा ही होता है, जिस चीज को हमने कभी न देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग सफल होने का विश्वास भी नहीं कर पाते अपने ऊपर।